दिल्ली के मध्यम वर्गीय मोहल्ले में गुप्ता परिवार का प्रेम भरा घर। अमित, तेरी शादी के बाद घर में कितनी रौनक आई है। हाँ माँ, प्रिया से मिलके मैं बहुत खुश हूँ। तभी शाम को पूजा कॉलेज से लौटकर राज के साथ बैठक में आती है। भैया, आजकल तो आप सिर्फ प्रिया भाभी के पीछे ही घूमते रहते हैं। सच कह रही हो, पहले तो हमसे भी बात किया करते थे। अरे चुप करो तुम लोग, शादी के बाद घर में शांति नाम की कोई चीज ही नहीं बची। रात को प्रिया अकेले अपने कमरे में अपना असली चेहरा दिखाती है और फोन करती है। हाँ सतीश अंकल, मैं घर के अंदर हूँ। अब देखिए कैसे मैं इस रमेश गुप्ता को बर्बाद करती हूँ। बहुत बढ़िया प्रिया, तेरे बाप का खून बदला मांग रहा है। धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर दे। लेकिन अंकल, ये लोग बुरे नहीं लगते। प्रिया, भूल मत, रमेश ने तेरे पिता को धोखा दिया था। प्रिया परेशान होकर फोन काट देती है। उसी समय बाहर नीता शर्मा अपनी बालकनी में कपड़े सुखाते हुए इस कॉन्वर्सेशन को सुन लेती है। अजीब है ये लड़की, रात को किससे इतनी देर तक फोन पे बात करती है। अगली सुबह प्रिया अपनी चाल चलाना शुरू करती है। माँ जी, आज मैं बैंक के पास से गुजर रही थी तो वहाँ के मैनेजर ने पापा जी का नाम लेकर कुछ कहा। मुझे लगा कुछ प्रॉब्लम है। अरे क्या कहा उन्होंने? साफ तो नहीं सुना, लेकिन ईएमआई की बातें कर रहे थे। अरे छोटी सी समस्या है, लेकिन प्रिया को कैसे पता चला ये बताओ जरा। रात को जब सब सो जाते हैं तो प्रिया चुपके से रमेश की स्टडी में जाती है। उसने देखा था कि रमेश अक्सर इस स्टडी रूम का दरवाजा खुला छोड़ देते हैं। पापा का बदला लेना जरूरी है। वो बैंक के डॉक्यूमेंट्स की डेट बदल देती है और जरूरी पेपर्स छुपा देती है। अच्छा हुआ कि मैंने वो कॉम्बिनेशन नंबर याद रख लिया था, लेकिन ये लोग इतने मासूम क्यों लगते हैं। प्रिया चुपके से वापस अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह अमित बैंक के लिए निकलता है। दोपहर 2 बजे वो परेशान होकर घर लौटता है। पापा, बहुत बड़ी समस्या आ गई। क्या हुआ बेटा? वो बैंक वाले कह रहे थे हमारी ईएमआई 3 महीने से रुकी हुई है। अगर 1 हफ्ते में पूरा पैसा नहीं भरा तो ये घर हमारे हाथ से चला जाएगा। भगवान, ये कैसे हो सकता है? अगर हमारा घर गया तो हम कहाँ रहेंगे? लेकिन मेरी पढ़ाई का क्या होगा? मैंने क्या किया है, ये मासूम लोग। अगले दिन राज और पूजा के बीच प्रिया के बारे में संदेह की बात शुरू होती है। दीदी, अब भाभी का बिहेवियर थोड़ा अजीब है। रात को जागती रहती है। हाँ यार, और वो हमेशा पापा के पेपर्स क्यों देखती हैं? तुम लोग प्रिया के बारे में क्या बात कर रहे हो और क्यों बात कर रहे हो? भैया, कुछ तो अलग लगता है। वो कोई नाटक तो नहीं कर रही? उसी शाम नीता सुधा के पास चाय पीने आती है। सुधा, मैंने तेरी बहू के बारे में कुछ पता लगाया है। क्या मतलब? उसके बारे में जो बताया था वो सब संदेहजनक है। कॉलेज का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। तभी प्रिया वहाँ आ जाती है और कॉन्वर्सेशन का आखिरी हिस्सा सुन लेती है। अब तो मुसीबत आने वाली है। रात को 10 बजे प्रिया के फोन पर सतीश का कॉल आता है, जब परिवार ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहा होता है। अरे प्रिया, अब तक रमेश को बर्बाद क्यों नहीं किया? अंकल, बाद में बात करते हैं। प्रिया कौन था फोन पर? वो माँ जी कॉलेज की फ्रेंड थी। लेकिन मैंने तो कोई आदमी की आवाज सुनी थी। नहीं, तुमने गलत सुना होगा। अगले दिन दोपहर को रमेश बैंक मैनेजर श्री वर्मा को घर बुलाते हैं और स्थिति साफ करने के लिए। अरे वर्मा जी, आप इतनी जल्दी यहाँ आ गए? रमेश जी, आपका केस बहुत ही सीरियस हो गया है। डॉक्यूमेंट्स में टेम्परिंग की गई है और इसमें ना जल्दी एक्शन लिया जाता है। ये मुझे लग रहा है कोई फ्रॉड का मामला है। मैंने आपके अकाउंट की पूरी जांच की है। जी वर्मा, अब भाई साहब बताइए क्या स्थिति है? ये देखिए जरा ध्यान से, आपकी ईएमआई में ना मैनुअल टेम्परिंग हुई है। ये ओरिजिनल डेट्स है और ये वो डेट्स है ना जो चेंज करके डाली गई है। लेकिन हमने तो कुछ नहीं किया। जी हाँ, इसलिए ये इंटरनल मैटर लगता है। आपके घर में ना किसी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस है। मुझे बस थोड़ी तबीयत खराब लग रही है। अरे बेटी, अचानक क्या हुआ? शाम को पूजा पढ़ाई के लिए पेन लेने स्टडी रूम में जाती है। भैया, मैं स्टडी रूम से पेन लेने गई थी तो मैंने देखा कि टेबल के नीचे कुछ पेपर्स बिखरे पड़े हैं। क्या पेपर्स? कैसे पेपर्स? बैंक के लग रहे हैं। शायद हवा से उड़ गए हो या कोई गिरा गया हो। ये तो बैंक के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है। अरे ये पेपर्स तो मैंने सेफ में रखे हुए थे, ये यहाँ कैसे? पापा, कहीं घर में कोई गड़बड़ तो नहीं? प्रिया, तू स्टडी रूम में जाती है? नहीं माँ जी, मैं कभी नहीं जाती। रात के 12 बजे प्रिया अपने कमरे में अकेली बैठी हुई है। वो अपने पिता की फोटो और फैमिली की तस्वीरें देख रही है।
मैं कैसी इंसान बन गई हूँ। इतने प्यार करने वाले लोगों के साथ मैं धोखा कर रही हूँ। वो सुधा के द्वारा बनाए गए खाने का डब्बा देखती है जो प्रेम से पैक किया गया था। तभी से राज की हंसी की आवाज आती है और पूजा का प्यार। पापा, मुझे लगता है मैं गलत रास्ते पर हूँ। क्या सच में ये लोग बुरे हैं? तभी उसका फोन बजता है। अरे प्रिया, तू भावनाओं में बह रही है। भूल मत कि रमेश ने तेरे बाप को मारा है। लेकिन अंकल, ये लोग। चुप, तू अपना काम कर, वरना तेरे बाप की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। 2 दिन बाद शाम को परिवार ड्राइंग रूम में बैठकर चाय पी रहा होता है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। जी, आप कौन? बेटी, मैं गीता। रमेश बाबू घर पर है? अरे गीता, कहाँ थी इतने साल? अंदर आजा। मैं गांव में अपनी बेटी के पास थी। वहाँ मेरी पड़ोसी का लड़का दिल्ली में काम करता है। हाँ तो? उसने अपनी माँ को बताया था कि उसने किसी वेडिंग हॉल में सुना है कि अरुण मल्होत्रा की बेटी की शादी गुप्ता फैमिली में हुई है। अरे वाह, इतनी दूर तक बात पहुंची है। बाबू, जब मैंने ये सुना तो मेरा दिल तो घबरा गया। मैं जानती हूँ सतीश कैसा इंसान है। मुझे डर था कहीं वो प्रिया को भी अपने बातों में न फंसा ले। आपको कैसे पता कि सतीश अंकल? बेटी, मैं सब जानती हूँ, तभी तो मैं तुरंत यहाँ पर आई। मेरे पापा को जानती हैं आप? अरे प्रिया बेटी, मैं तेरी गीता दादी हूँ। गीता दादी, आप यहाँ कैसे? बेटी, सतीश ने तुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। तेरे पापा की मौत रमेश बाबू की वजह से नहीं हुई। क्या? सतीश ने ही अरुण साहब के साथ विश्वासघात किया था। सारा पैसा लेकर भाग गया। रमेश बाबू तो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। सतीश को डर है कि कहीं रमेश बाबू प्रिया को सच्चाई न बता दे, इसीलिए उसने प्रिया को पहले से ही भड़का दिया। मतलब वो अभी भी डरता है क्या कि उसके पुराने धोखेबाजी के बारे में हमें पता चल जाएगा? हाँ बाबू, अभी भी उसके पास अरुण साहब के काफी पैसे हैं। अगर सच्चाई निकली तो उसे वो सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे। प्रिया बेटी, अरुण मेरा जिगरी दोस्त था। उसकी मौत का गम मुझे भी सताता है। मतलब सतीश अंकल ने झूठ बोला? सतीश एक धोखेबाज है। उसने तुझे अपने बदले के लिए इस्तेमाल किया है। प्रिया, तुमने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे किया? हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हमने तुम्हें अपनी बेटी माना था। माँ जी, मैं सच में आपको बताना चाहती थी, लेकिन तुम सिर्फ हमें बर्बाद करने आई थी। हमारा प्यार, हमारा यकीन, अरे सब कुछ झूठा था। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे सच्चाई नहीं पता थी। कुछ पल के लिए सभी चुप रहते हैं, फिर प्रिया हिम्मत करके सच्चाई स्वीकारती है। माँ जी, मैं माफी मांगती हूँ। चाहे तो आप मुझे इस घर से निकाल दें। अरे मेरी बच्ची, तू भी तो किसी के झूठ में फंस गई थी। माँ का दिल कहता है कि इरादे बुरे नहीं थे। हाँ माँ जी, मैंने आपके साथ इतना बुरा किया। बेटा, गलती करना इंसानी फितरत है। अब तूने सच कह दिया ना, बस यही काफी है। तू उनकी बेटी है, मतलब तू मेरी बेटी भी है। जो गलतफहमी तब हुई थी वो अब जाकर खत्म हुई है। प्रिया, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन अब से मुझसे कोई झूठ मत कहना। भाभी, हमें पूरा भरोसा होने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। सच में मैं तो सोच रही थी कि भाभी में कुछ अजीब तो है। अरुण साहब की आत्मा को शांति मिलेगी। अरे हमारे घर में तो पूरी बॉलीवुड फिल्म चल रही है, बताओ जरा। अब हमारा परिवार पूरा हो गया। सच्चाई निकलने के अगले दिन। बेटा, अब हमें बैंक में जाकर सारा मामला सुलझाना होगा। पापा जी, मैं आपके साथ चलूंगी। मुझे बैंक मैनेजर को सच बताना होगा कि मैंने डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ की थी। हाँ, तुम हमारे साथ चलो ताकि सारा मामला सुलझ जाए। क्लाइमैक्स के 2 दिन बाद प्रिया सतीश को फोन करती है सच्चाई बताने के लिए। सतीश अंकल, मुझे सब पता चल गया है। आपने मुझसे झूठ बोला था। अरे क्या बकवास कर रही है? अब मैं इस फैमिली की हूँ और आप मुझसे दोबारा कांटेक्ट मत करिएगा। प्रिया फोन काट देती है और अपने नए जीवन की शुरुआत करती है और इस तरह सत्य की विजय होती है और धोखेबाजी का अंत हो जाता है। माँ, भाभी, भैया, कहाँ हो? बाहर आओ। कियारा की आवाज सुनकर उसकी माँ माला, भाभी निशा और भाई सोहन अपने अपने कमरे से बाहर हॉल में आती हैं और कियारा को सफेद साड़ी में देखकर हैरान होकर बोलते हैं, मेरी बच्ची, ये क्या हालत बना रखी है? रो क्यों रही है? और ये सफेद साड़ी? हाँ बताना कियारा, क्या हुआ? ऐसे अचानक तू यहाँ कैसे और रो क्यों रही है? भैया,
अनर्थ हो गया अनर्थ। मेरे अमन जी ने मुझे छोड़कर चले गए हमेशा हमेशा के लिए। विधवा हो गई हूँ मैं, विधवा। और ऊपर से मेरी सास ने मुझे कहा है कि जब हमारा बेटा ही नहीं है तो तू इस घर में रहकर क्या करेगी। क्या ऐसा कैसे कह सकती है वो? और इतना सब कुछ हो गया और आपने हमें एक फोन तक नहीं किया। और आखिर नंदोई जी को अचानक क्या हुआ? भाभी, जब सब कुछ मेरे साथ अचानक ही हुआ है तो मैं आपको पहले से क्या बताती। वो मैं और अमन जी घूमने गए थे। वहाँ हम रात के समय जंगल की सैर करने गए थे। अचानक ही हमारे ऊपर एक जंगली जानवर ने हमला कर दिया। उन्होंने मुझे भाग जाने को कहा और खुद फंस गए। जब मैं कुछ देर बाद कुछ लोगों के संग वहाँ पहुँची तो वहाँ बस खून ही खून था। उनकी तो बॉडी भी नहीं मिली। और जब ये सब मैंने वापस आकर सासू माँ को बताया तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, ये कहकर कि मेरे बेटे को खा गई। बेटा, ये क्या हुआ तेरे साथ? एक पल में तेरी सारी खुशियाँ चली गई। माँ, आप चिंता मत करो, हम आज ही चलेंगे कियारा के ससुराल। अरे ऐसे कैसे इसे वहाँ से निकाल सकते हैं? निशा, सोहन और माला कियारा को संभालते हैं और उसको कुछ खिलाते पिलाते हैं। शाम के समय सब के सब कियारा संग उसके ससुराल पहुंचते हैं, जहां कियारा की सास अश्विनी देवी हॉल में बैठी होती है और अपनी बहू और उसके मायके वालों को देखकर बोलती है, अरे कुल नाचनी, तू वापस आ गई और ये क्या अपने पूरे परिवार को लाई है? अरे इनके आने से क्या मैं तुझे अपने घर में रख लूंगी क्या? समधन जी, ये क्या कह रही हैं आप? देखिए, हमें दुख है कि आपने अपने बेटे को खोया है, लेकिन इन सब में मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है। तो आप उसको ससुराल से कैसे निकाल सकती हैं? अरे क्यों ना निकालूं ऐसी उल्टा को? मेरे बेटे को खा गई। शादी को इतने साल हो गए, मेरे घर को वारिस ना दे सकी, साथ ही साथ मेरे बेटे को खा गई। मैं ना लूं ऐसी डायन को अपने घर में। आप ऐसे मेरी विधवा ननद को घर से नहीं निकाल सकती। अगर आपने इसको घर से निकाला तो हमें मजबूरन पुलिस बुलानी पड़ेगी। अच्छा, तो पुलिस की धमकी देते हो? अरे तुम लोग तो इतने बड़े चंटे निकले, मेरे बेटे को तुम्हारी बेटी खा गई और अब तुम सब मुझे और मेरे इस घर को खाना चाहते हो। अश्विनी के इतना बोलते ही अचानक कियारा को चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं गिर जाती है। ये देखकर सभी उसको संभालते हुए सोफे पर लेटाते हैं और अश्विनी एक पास की डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर जब कियारा को चेक कर रही होती है तो ये सब देखकर अश्विनी बोलती है, मेरा बेटा तो खा गई, ऊपर से यहाँ आकर बेहोश हो गई। आपके अंदर जरा सी भी इंसानियत ना है। अरे आपने अगर अपना बेटा खोया है तो मेरी बहन ने अपने पति खोया है, लेकिन आपको अपना दुखी दिखाई दे रहा है। अश्विनी आगे कुछ बोलती इससे पहले डॉक्टर उन सबको शांत करवाते हुए बोलती है, अरे आप सब लड़ना बंद कीजिए। कियारा की हालत नाजुक है, ये माँ बनने वाली है और ऐसी हालत में इसको इतना स्ट्रेस इसके और बच्चे के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। क्या माँ बनने वाली है? अरे ये कैसे हो सकता है? मेरा बेटा तो चल बसा और इसको अपने घर गए 1 दिन ही हुआ है। आंटी जी, कियारा 2 हफ्तों की प्रेग्नेंट है। आप लोगों को 2 हफ्ते से पता नहीं चला? मेरे अमन अगर आज जिंदा होते तो कितने खुश होते। भगवान, तूने मुझे ये खुशी पहले क्यों नहीं दी? कियारा के माँ बनने की खबर से अश्विनी खुश भी थी, लेकिन उसने अपनी बहू को तो पहले से ही घर से निकाल दिया था, जिसके चलते खुश होते हुए भी उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बोले। इतने में माला बोलती है, बहन जी, मेरी बेटी की कोख में आपके बेटे की संतान पल रही है। क्या अब भी आप उसको घर में नहीं रहने देंगी? कियारा इस घर में रहती है, आखिर इसकी कोख में मेरी बेटी की संतान है और अब वही मेरे जीवन की आखिरी उम्मीद है। आंटी जी, मैं भी कुछ समय यहीं रुकूंगी दीदी के साथ, ताकि मुझे यकीन हो कि आपने उसको दिल से अपनाया है। हाँ, ये सही है। निशा यहीं कियारा के साथ रहेगी। कहीं आपने मेरे पीछे से मेरी बहन के साथ कोई अत्याचार किया तो? ठीक है। अब कियारा को अपने ससुराल में दोबारा एंट्री मिल गई थी। साथ ही कुछ दिनों में अमन के नाम जो बीमा था उसके पेपर्स भी घर आते हैं, जो कि कियारा के बच्चे के नाम होते हैं। ये देखकर अश्विनी बोलती है, मतलब अमन को पता था शायद तुम माँ बनने वाली हो, जब भी उसने अपनी बीमा पॉलिसी में अपने बच्चे को नॉमिनी बनाया। शायद हाँ माँ जी, वो जब हम घूमने गए थे तो मेरी वहाँ तबीयत खराब होने पर अमन जी ने डॉक्टर को बुलाया था, लेकिन मुझे उन्होंने कुछ बताया नहीं था। कह रहे थे सरप्राइज है तुम्हारे लिए, लेकिन उस सरप्राइज के सामने आने से पहले ही। कोई नहीं बहू, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू और तेरा बच्चा इस घर में हंसते खेलते रहे। मैं जल्दी ही ये घर भी अपने होने वाले पोते या पोती के नाम कर दूंगी। ये सब दूर से देख रही निशा खुद से बोलती है, लगता है आंटी ने सच में दीदी को अपना लिया है। चलो, ये तो अच्छा है। इस बच्चे के आने से एक टूटा परिवार जुड़ रहा है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। अश्विनी कियारा की बहुत देखभाल करने लगी थी। कियारा की प्रेगनेंसी को लगभग 8 महीने हो चुके थे और एक रात जब सब अपने कमरे में सो रहे थे, तब प्यास के चलते आधी रात को निशा की नींद खुली
और जब वो पानी पीने बाहर जाती है तो कियारा के कमरे की लाइट्स ऑन देखकर बोलती है, इस समय ननद जी के कमरे की लाइट ऑन है, कहीं उनको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, देख कर आती हूँ। निशा जैसे ही कियारा के कमरे में जाने लगती है तो उससे पहले वो खिड़की से देखती है, जहाँ वो देखती है कि कियारा अपने पेट से पिल्लो को निकालते हुए बोलती है, ये दिन भर इस पिल्लो को लगाए रखना कितना मुश्किल है, लेकिन कियारा बेटी कुछ पाने के लिए इतना सब कुछ तो झेलना ही पड़ेगा। खैर जल्दी ही मुझे इन सब से छुटकारा मिल जाएगा, इस सफेद साड़ी से भी और इस नकली पेट से भी। शुक्र है पास वाली डॉक्टर मेरी पहचान वाली थी, उसने मेरे कहने से झूठ बोल दिया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सब देखकर निशा के होश उड़ जाते हैं। अपनी विधवा ननद की झूठी प्रेगनेंसी का सच देखकर निशा खुद से बोलती है, ये ननद जी ने क्या किया, इतना बड़ा झूठ, ये माँ नहीं बनने वाली है। हे भगवान, आखिर क्यों बोला इन्होंने ये झूठ? और सिर्फ एक यही झूठ है कि कुछ और भी है? कहीं अमन जी के साथ इन्होंने कुछ किया तो नहीं ना? निशा तुझे पता लगाना पड़ेगा अपनी इस झूठी विधवा ननद की झूठी प्रेगनेंसी का सच आखिरकार क्या है। कुछ दिनों में अश्विनी अपनी विधवा बहू की गोद भराई रखवाती है, जिसमें माला और सोहन भी आते हैं, साथ ही पूरा मोहल्ला आता है। जिसके बाद सभी के बीच कियारा सच धस के सामने आती है और अपनी जगह पर आकर बैठ जाती है। अपनी बहू की बलाएं लेते हुए अश्विनी बोलती है, अरे आज मेरी बहू की गोद भराई है, सब इसकी नजर उतारो, मेरी बहू और उसके बच्चों को नजर न लग जाए। अश्विनी के इतना बोलते ही औरतों की भीड़ में से निशा बोलती है, झूठ को किसी की नजर नहीं लगती आंटी जी। सभी लोग निशा की तरफ देखने लगते हैं, जो कि अमन के साथ खड़ी होती है। अमन को जिंदा देखकर माला, सोहन और अश्विनी के होश उड़ जाते हैं। अपने बेटे को जिंदा देखकर अश्विनी उसके पास भागते हुए जाती है और उसको गले लगाकर बोलती है, मेरा बेटा जिंदा है, तू जिंदा है अमन, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बहू की गोद भराई के दिन मेरा बेटा वापस आ गया, अब मेरा परिवार पूरा हो गया। जिस बहू की गोद भराई का आप जश्न मना रही हो माँ, उसी बहू ने आपके बेटे को जीते ही मार दिया और अब यहाँ सबके सामने अपनी झूठी प्रेगनेंसी लेकर बैठी है। झूठी प्रेगनेंसी? क्या मतलब है तुम्हारा मन? हम दोनों घूमने गए थे, वहाँ इसने एक छोटी सी बात के लिए मुझसे झगड़ा किया और फिर एक गुलदस्ता सीधा मेरे सर पर मार दिया और मुझे बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो उसने मुझे रस्सियों से बांधा हुआ था और मेरी आंखें खोलते ही ये बोली, जान तुमको मुझे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था, अब देखना मेरा गुस्सा तुमको जीते जी मार देगा, वैसे भी मैं थक गई थी ये अच्छी बीवी बनकर। क्या मतलब है तुम्हारा? खोलो मेरे हाथ। अब मैं वापस घर जाकर कहूंगी तुमको किसी जंगली जानवर ने खा लिया, कुछ खून की बूंदे ये साबित हो जाएगा कि तुम मर गए और फिर सब कुछ मेरे ही नाम हो जाएगा। ये खेल रचा इसने और बीच में ये बीमा के पेपर लेकर आई थी मुझसे सिग्नेचर करवाने, जिसमें लिखा था मेरे मरने के बाद बीमा के पैसे मेरे बच्चे को मिलेंगे, ताकि आप सबको ये विश्वास हो जाए कि इसकी प्रेगनेंसी असली है। असल में ये एक बच्चा गोद लेकर उसको इस घर का वारिस बनाकर सब हथियाना चाहती थी। इतना बड़ा झूठ, तू सच में कुलनाशिनी है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कियारा। कियारा का सच सामने आते ही निशा पुलिस को बुला के कियारा को उनके हवाले करती है। साथ ही निशा की वजह से ही उसकी झूठी विधवा ननद और उसकी झूठी प्रेगनेंसी का सच सबको पता चलता है, जिसके बाद सभी उसको धन्यवाद करती हैं। रनकपुर गांव के नजदीक बसे घने जंगलों में एक तांत्रेश्वर नाम का तांत्रिक वास करता था, जो अपनी भूख मिटाने के लिए जंगली जानवरों को अपनी तंत्र विद्या से वश में करके उन्हें अपना भोजन बनाया करता था। बात एक रोज की है, जब दोपहर के समय रनकपुर गांव का एक किसान शहर से बीज लेकर जंगल के रास्ते लौट रहा होता है। मेरे गांव की धरती सोना, उगले उगले हीरे मोती, मेरे गांव की धरती। बचाओ शेर। शेर को अपने सामने देखकर किसान के हाथ पैर फूलने लगते हैं। उसी समय वहाँ एक तांत्रेश्वर प्रकट होता है और उस शेर के सामने आकर उस पर एक भभूत छिड़कता है, जिससे वो शेर वहीं जमीन पर बेसुध पड़ जाता है। अपनी आंखों के सामने ये सब होते देखकर किसान हैरानी से खड़ा होकर तांत्रेश्वर को देखता है। मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, वरना आज तो ये शेर मुझे भोजन बना ही लेता। मैंने तुम्हारी नहीं अपनी मदद की है, क्योंकि अब ये शेर मेरा भोजन बनेगा। किसान ये देखकर बहुत डर जाता है
और सरपट वहाँ से दौड़कर गांव में पहुँचता है, जहाँ वो पानी लेकर आ रही गांव की झुमरी से टकरा जाता है, जिससे उसका पानी का मटका छूटकर गिर पड़ता है। सत्यानाश हो तोहरा, मटकी तोड़ दी हमरी। काहे ऐसन कुकुर जैसे भागत हो? तांत्रिक, जंगल में जानवर खाने वाला तांत्रिक देखा मैंने। जब किसान की आंखें खुलती है तो वो अपने घर में होता है और उसकी पत्नी रजनी उसे पानी लाकर देती है, जिसके बाद वो झुमरी को सारी बात बताता है। रजनी, वो तांत्रिक जानवरों का भोजन करता है। मैं तो उसको देख के डर गया था। अच्छा किया जो भाग आए, क्या पता वो तांत्रिक तुम्हें भी अपना भोजन बना लेता। देखो तुम सही सलामत वापस आ गए, यही बहुत है। अब जंगल के रास्ते से कोई यात्रा मत करना। नहीं रजनी, भूल से भी नहीं करूँगा। किसान के साथ हुई इस घटना के बारे में धीरे धीरे रनकपुर गांव में सभी को पता चल जाता है और गांव वालों को भी कभी कभी जंगल से जानवरों के चिल्लाने की आवाजें भी आ जाया करती थी। बीतते समय के साथ जंगल से जंगली जानवरों का सफाया हो जाता है, जिसके चलते तांत्रिक अपने भोजन की तलाश में गांव में दाखिल हो जाता है, जहां उसे एक गौशाला नजर आती है, जहां झुमरी गाय को घास खिला रही थी। खा ले गौरी खा ले, अरे तोहरी खातिर तो ताजी घास तोड़ कर लाए हैं, खा ले, वरना तोहरी ये सब सखिया तोहरे हिस्से की घास भी खा जाएंगी। अलक निरंजन, कितनी प्यारी गाय है तुम्हारी कन्या। हाँ बाबा, ये सब हमारी गाय है, लेकिन आप कौन? आपको इस गांव में पहले तो नहीं देखे हम। आज ही इस गांव में आया हूँ और अब यही पास के खंडर में वास करूँगा। हाँ काहे नहीं, वैसे भी वो खंडर में अंधेरा रहत है, आप रहेंगे तो रोशनी भी रहने लगेगी। रहिए आराम से रहिए, कोनो दिक्कत नहीं है। गांव की झुमरी उसे एक साधारण बाबा समझती है। सूरज की किरण के साथ गांव में सवेरा होता है और किसान की पत्नी रजनी दूध लेने के लिए झुमरी के घर की ओर जा रही होती है। तभी वो रास्ते में उसे किसी जानवर की हड्डियां दिखाई देती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तो आसपास के सभी लोग वहाँ जमा हो जाते हैं और वो हड्डियां देखकर हैरान रह जाते हैं। हे भगवान, ये किसकी हड्डियां हैं? किसी जानवर की लग रही है मुखिया जी, लेकिन ये हड्डियां गांव में कैसे? तभी अपने गाय को पूरे गांव में ढूंढते हुए झुमरी इधर से उधर आवाज लगा रही होती है। गौरी, अरे कहाँ चली गई है सुबह सुबह? अरे बाप रे, सभी यहाँ पर जमघट काहे लगा कर खड़े हैं। अरे मुखिया जी, हमारी गौरी को देखे हैं का? ना जाने सुबह सुबह कौन के खेत में गई होगी। हे भगवान, कहीं ये झुमरी की गौरी की हड्डियां तो नहीं है? कहाँ बकवास करत हो तुम रजनी? अरे हमारी गौरी सुरक्षित है। हाँ रजनी, भला झुमरी की गाय से किसी की क्या ही दुश्मनी होगी जो उसकी ये दुर्दशा करेगा। चलो गौरी को ढूंढते हैं। कुछ लोग मिलकर झुमरी की गाय गौरी को पूरे गांव में ढूंढते हैं, लेकिन गौरी कहीं नहीं मिलती, जिसके बाद सभी को यकीन हो जाता है कि वो हड्डियां गौरी की है। झुमरी बहुत निराश हो जाती है। उस दिन के बाद से गांव में कोई न कोई जानवर गायब होने लगा था और क्रूरता तो तब हो गई जब गांव में एक इंसान की हड्डियां मिलती है। गांव वाले बहुत खौफ में आ जाते हैं। एक रोज गांव में खेल रही एक छोटी सी बच्ची गायब हो जाती है, जिसकी तलाश में गांव वाले उस खंडर में जा पहुंचते हैं, जहां तांत्रिक के वश में वो बच्ची अपना गला खुद काटने जा रही थी। तभी उसकी माँ रोते हुए जमीन पर गिर जाती है। ये तो वही तांत्रिक है जो जंगल में जानवरों का भोजन करता है। खबरदार, जो कोई आगे बढ़ा तो, वरना ये लड़की मेरा भोजन बन जाएगी, जैसे गांव के जानवर बन रहे हैं। यानी हमारी गौरी को भी तूने अपना भोजन बनाया? हाँ, मैं ही गांव के जानवरों को खाकर अपनी भूख को शांत करता हूँ और आज ये बच्ची बनेगी मेरा भोजन। ये तुम क्या कह रहे हो? इंसान होकर इंसान को अपना भोजन कैसे बना सकते हो? तुम तांत्रिक हो या राक्षस? मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 100 जानवरों का भोजन करने पर ही मैं महातांत्रिक बनूंगा और मुझे मेरा भोजन किसी भी हाल में चाहिए, वरना मैं अपने तंत्र मंत्र से एक एक गांव वाले को वश में करके मौत के घाट उतार दूंगा। बच्चे की माँ का रो रो कर बुरा हाल था।
ये देखकर मुखिया तांत्रेश्वर के करीब जाकर डरते हुए कहता है, दया करो इस बच्ची पर, इसे छोड़ दो, इसके बदले मैं तुम्हें जानवर लाके देता हूँ। मुझे मूर्ख मत समझ, पहले जानवर को लेकर आ, तभी इस बच्ची को मुक्त करूंगा। उस बच्ची को बचाने के लिए मुखिया कुछ ही देर में उसे एक बकरी लाकर देता है। तब जाकर तांत्रिक उस बच्ची को अपने वश से मुक्त करता है। अगर इसी तरह मुझे मेरा भोजन मिलता रहे तो मैं गांव वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ऐसा मैं विचार करूंगा। ठीक है, हम रोज तुम्हारे भोजन के लिए एक जानवर को भेज दिया करेंगे। तभी तांत्रिक मारकर खाने लगता है। अब हर दिन गांव वाले अपने एक पालतू जानवर जैसे बकरी, गाय, बैल, भैंस और भेड़ को ना चाहते हुए भी तांत्रिक के भोजन के लिए पहुंचा देती थी, जिसके कारण गांव के पालतू जानवर की संख्या भी कम होने लगती है। और जिन गांव वालों की जीविका का साधन ही उनके पालतू जानवर थे, अब उनके लिए भी बहुत परेशानी खड़ी हो जाती है। मुखिया जी, 7 गायों में से ले देकर 2 ही गाय बची है हमारे पास, जिनका दूध बेचकर हम अपना और परिवार का गुजारा कर रहे हैं। लेकिन अगर ये भी उस तांत्रिक का भोजन बन गई तो हम अपना खर्चा कैसे चलाएंगे? हाँ मुखिया जी, उस तांत्रिक के चलते कहीं हमें गांव छोड़ के ना जाना पड़े। क्या हम गांव वाले मिलकर उस तांत्रिक का सामना नहीं कर सकते हैं? नहीं रजनी बहन, वो तंत्र विद्या का ज्ञानी है, जो हम सभी को एक मंत्र पढ़कर ही वश में कर सकता है। उसके सामने तो कोई जंगली जानवर तक नहीं टिक पाया, तो हम इंसान किस खेत की मूली हैं? तो क्या हम हमेशा उस तांत्रिक को भोजन देते रहेंगे? अगले दिन रात होने पर गांव का एक आदमी रोते हुए अपनी बकरी को लेकर तांत्रिक के पास जाने वाला होता है। तभी वहाँ हाथ में बड़ी सी परात को ढके हुए मुखिया आता है और उस आदमी को तांत्रिक के पास जाने से मना कर देता है। आज उस तांत्रिक को ऐसा भोजन मिलेगा कि उसे फिर कभी भूख नहीं लगेगी। मुखिया वो ढकी हुई परात लेकर खंडर के पास पहुंचता है। तांत्रेश्वर उसके साथ किसी जानवर को ना देखकर गुस्से में कहता है, मेरा भोजन कहाँ है मुखिया? मेरे हाथ में है। रोज तुम जानवर को मारने का कष्ट करते हो, इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए जानवर का मांस पका कर लाया हूँ। मुखिया वो परात तांत्रेश्वर के सामने रखकर खंडर से निकल जाता है। तांत्रेश्वर ललचाई आंखों से उस परात को देखता है और जैसे ही परात का ढक्कन हटाता है, अचानक से 2 सांप निकलकर उसे डस लेते हैं और सांप के डसने से तांत्रेश्वर तड़प तड़प कर मर जाता है। इस तरह मुखिया की समझदारी और सूझबूझ से उस दुष्ट तांत्रेश्वर का अंत हो जाता है। मुकंदपुर गांव में कुमुद अपने पति कमलेश और 2 बेटों के साथ एक सुखी संपन्न जीवन बिता रही होती है। कमलेश के पास अपने खुद के खेत थे और वो अच्छा खासा कमा लेता था और इसी के साथ साथ वो गांव के लोगों की मदद भी किया करता था, जिसके कारण गांव में उसको लगभग सभी लोग जानते थे और उसकी इज्जत भी किया करते थे। एक दिन कमलेश खेत की फसल का हिसाब कर रहा होता है। बस भी कीजिए जी, ये खेत का हिसाब किताब आप बेटे राजन को क्यों नहीं सौंप देते? वो भी थोड़ा बहुत सीख लेगा। सीखने की इच्छा होगी तो सीखेगा ना कुमुद। कहता है ये हिसाब किताब उसके पल्ले नहीं पड़ता। कोई नहीं जी, धीरे धीरे सीख ही जाएगा। सीखना ही पड़ेगा, आखिर मेरे बाद मेरे बेटे को ही तो ये सब कुछ देखना है। लेकिन वे दोनों इस बात को समझते ही नहीं है। समय के साथ सब समझ जाएंगे जी। आप फिलहाल ये फल खाइए और अपनी सेहत पर थोड़ा ध्यान दीजिए। काम के चक्कर में आप अपने खाने पीने का क्यों ध्यान नहीं रखते? कमलेश के दोनों बेटे राजन और सोहन, उन दोनों को अपने पिता के काम में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जिसके चलते वो दोनों नौकरी करना शुरू कर देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाकर गांव से शहर में जाकर बस सके। ऐसे ही समय बीतता है और कुछ समय बाद कुमुद और कमलेश अपना कर्तव्य निभाते हुए अपने दोनों बेटों की शादी करवा देते हैं। एक तरफा जहां बहुओं के आने से घर में रौनक आ जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ घर में छोटी मोटी बहस और लड़ाइयों के चलते घर की शांति चली जाती है। एक शाम कुमुद की छोटी बहू रचना कुमुद से कहती है, माँ जी, आप दीदी को ना समझा लीजिए कि खाना बनाने के बाद रसोई को गंदा ना छोड़े, क्योंकि मेरे कहने से तो उन्हें सुनाई नहीं पड़ता।
बहू से बोलने से अच्छा कि तू खुद ही सफाई कर दे। अब छोटी छोटी बातों के लिए क्या आपस में झगड़ना। वाह माँ जी वाह, आपसे तो कुछ बोलकर फायदा ही नहीं है, क्योंकि आप तो उल्टा मुझे ही भाषण देना शुरू कर देती हैं। बहू ऐसा नहीं है। रहने दीजिए माँ जी, मुझे आपकी कोई सफाई नहीं सुननी। रचना का कुमुद से इस तरह चिल्लाकर बात करना कुछ दूर पर खड़े कमलेश को बहुत दुख पहुंचाता है। अब धीरे धीरे बढ़ती उम्र के साथ कमलेश की तबीयत खराब होने लगती है और वो अपने दोनों बेटों को अपने खेतों की जिम्मेदारी संभालने के लिए कहता है। बेटा, अपनी जिम्मेदारियों को समझो और अपनी नौकरी के साथ साथ थोड़ा समय निकालकर हिसाब किताब भी देख लिया करो। पिताजी, इतना समय कहाँ है हमारे पास, और खेतीबाड़ी, उसमें तो पैसा कहाँ मिलता है। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ इन खेतों को बेचकर अब आराम से घर में बैठिए। बेटा, हमने खेत बेच दिए तो हमारे खेतों में काम करने वाले मजदूर बेचारे कहाँ जाएंगे? उनके बारे में भी तो सोचना होगा ना। अरे माँ, मजदूर कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, उससे हमें क्या, हम क्यों सोचेंगे। और आप अब ये बातें लेके बैठ रही हो, दिखाई नहीं देता आपको? हम थके हुए हैं, हमें भूख लगी है। बेटा लेकिन दिन प्रतिदिन कमलेश अपने बेटे और बहुओं का व्यवहार देखकर हैरान था और वो अपनी वसीयत लिखने के बारे में सोचने लगता है। कुछ दिनों बाद कमलेश गांव के रास्ते से किसी काम के लिए जा रहा होता है कि रास्ते में दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो जाती है। कमलेश का अचानक से दुनिया से चले जाना कुमुद के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। अगले दिन दोनों बेटे कमलेश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। कमलेश के जाने के बाद से उसके खेतों का काम देखने वाला कोई नहीं था। अब कुमुद को भी अपने बेटों से कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो खुद को ही खेतों में काम करने के लिए मना लेती है। लेकिन पढ़े लिखे ना होने के कारण उसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तभी एक दिन कुमुद खेतों पर जा रही होती है कि उसकी बहू उसे टोकते हुए कहती है, माँ जी कहाँ चल दी, पिताजी क्या गए, आपका तो घर में मन ही नहीं लगता। जब देखो खेतों के बहाने घर के बाहर ही रहती हो आप। ये किस तरह से बात कर रही है बहू? ठीक ही कह रही हैं दीदी, आप तो घर में टिककर ही नहीं रहती हैं। माँ जी खेतों को बेचिए और वसीयत बनाइए। ये तुम दोनों क्या कह रही हो? उसी समय कुमुद के दोनों बेटे भी घर में लौट आते हैं और कुमुद उन्हें सारी बात बताते हुए अपनी पत्नियों को समझाने को कहती है, लेकिन उसके बेटे उल्टा ही उसे धुतकारने लगते हैं। माँ देखो, पिताजी तो अपना काम किए बिना ही चल बसे। अरे कम से कम वसीयत का बंटवारा तो करके जाते। तुम दोनों अपने स्वर्गवासी पिता को दोष दे रहे हो, कुछ तो शर्म करो। माँ जी शर्म आप कीजिए और घर पर बैठिए और वसीयत का बंटवारा कर कागजात तैयार करवाइए। उसके बाद आप कहीं भी जाइए, हमें कोई परवाह नहीं। अपने बहू बेटों का यह व्यवहार कुमुद को बहुत दुख पहुंचाता है। अगले दिन कुमुद अपने खानदानी वकील को बुलाती है, लेकिन उसे वकील से पता चलता है कि वसीयत तो पहले ही बन चुकी है। लेकिन कमलेश की आखिरी इच्छा थी कि वसीयत को उसके मरने के 6 महीने बाद ही उसके घर वालों को सुनाई जाए। इतना कहकर वकील वहां से चला जाता है। वाह जी वाह, ससुर जी तो जाते जाते भी चालाकी दिखा गए। पता नहीं क्या ही लिखवा गए होंगे वसीयत में। देखो जी, 2 बड़े खेत है ना, वो तो पक्का हमारे ही हिस्से में होंगे, क्योंकि पिताजी अपने बड़े बेटे बहू को हमेशा से ज्यादा ही मानते थे। हाँ हाँ, और छोटे बेटे बहू तो जैसे उनके कुछ थे ही नहीं। देखो दीदी, ऐसे ही तुम्हें कोई भी खेत हथियाने नहीं दूंगी, कह देती हूँ। अब दोनों बहुओं में वसीयत को लेकर लड़ाई छिड़ जाती है और बीतते दिनों के साथ वो वसीयत के लिए लड़ते हुए अपनी सास का जीना दुश्वार कर देती है। कुमुद घर की सफाई कर रही होती है कि तभी पानी की बाल्टी फर्श पर गिर जाती है और सामने से आ रहा राजन, जो कि फोन पर बात कर रहा होता है, वो एकदम से गिर पड़ता है। मेरी कमर गए। हाय हाय, क्या हो गया जी, आप ठीक तो है ना? अरे कैसी माँ है आप? माँ जी अपने ही बेटे को मारना चाहती हैं क्या? बहू क्या बोल रही है? मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया। चुप कीजिए और निकलिए मेरे घर से, मुझे तो आपकी शक्ल भी नहीं देखनी है। बहू पहले राजन को उठा,
उसे देख तो ये क्या बातें बोल रही है। उन्हें तो मैं संभाल लूंगी। आप निकलो, निकलो मेरे घर से। सुरभि कुमुद को धक्के मारकर घर से निकाल देती है। बेचारी कुमुद बार बार दरवाजे को पीटती है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। और तभी वहां सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और उसकी पड़ोसन कुमुद को संभालते हुए उसे अपने घर चलने को कहती है। नहीं बहन, तुम बस मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दो। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। उसकी पड़ोसन उसे वृद्धाश्रम छोड़ आती है। अब दिन बीतते हैं और कुमुद के बेटे और बहू वसीयत को लेकर इतनी लड़ाई झगड़े करते हैं कि आपस के सभी पड़ोसी उनकी बुराइयां करने लग जाते हैं। जैसे तैसे करके 6 महीने का समय बीत जाता है और उनका वकील कमलेश की वसीयत लेकर घर आ जाता है और कमलेश के दोनों बेटों को पढ़कर सुनाता है। तो सभी वसीयत सुनकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि कमलेश अपनी सारी वसीयत गांव के वृद्धाश्रम के नाम लिख चुका था, यहाँ तक कि घर भी। ये कैसे हो सकता है? जिस वसीयत के लिए दिन रात लड़ रहे थे उसका एक हिस्सा भी हमारे हाथ नहीं आया। ऊपर से एक घर भी हमसे छीनने वाला है। हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। जब वकील को पता लगता है कि कुमुद वृद्धाश्रम में है, तो वो वहां जाकर उसे कमलेश की वसीयत के बारे में सब कुछ बता देता है। मेरे बेटे बहू ने वसीयत हथियाने के लिए मुझे बेसहारा कर दिया और अब वसीयत में से उन्हें एक टुकड़ा भी नसीब नहीं हुआ। शायद इसे ही कर्मों का फल कहते हैं। कुमुद के बेटों को जैसे ही कुमुद के वृद्धाश्रम में होने का पता चलता है, वो अपनी पत्नियों के साथ उसे घर वापस लेने जाते हैं, लेकिन कुमुद उनसे मिलने तक के लिए मना कर देती है। वसीयत की लड़ाई घर घर की कहानी है, लेकिन इस लड़ाई में वसीयत लिखने वाले यानी माता पिता या घर के बड़े बुजुर्गों को सताने वालों का कभी भला नहीं होता। जैसे कि आपने हमारी आज की कहानी में देखा। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।